हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने इसके पहले ज्वालामुखी के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग उसी के भाग में आगे ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का अध्ययन करेंगे। आइए हम सभी लोग स्थलाकृतियों का अध्ययन करते हैं। ज्वालामुखी का वर्गीकरण और ज्वालामुखी की विभिन्न स्थानों का अध्ययन कर चुके थे। ताइए हम आज सभी लोग ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का अध्ययन करेंगे। तो जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है उससे निर्मित धरातल के ऊपर कुछ स्थलाकृतियां बन जाती हैं जिन्हें वाह्य स्थलाकृतियां कहते हैं। कभी कभी ज्वालामुखी का विस्फोट न होकर के अंदर ही वह शिथिल लावा जम जाता है तो उसे आंतरिक भूआकृतियां कहा जाता है। तो हम लोग आइए अभी अध्ययन करेंगे। जब ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है तो उसके ऊपर मतलब धरातल के ऊपर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है जिसे वाह्य स्थलाकृतियां कहते हैं। तो जैसे हम लोग ने ये देखा, धरातल हो गया और इस धरातल से विभिन्न क्रियाओं द्वारा इसके ऊपर विस्फोट होगा। जी हाँ, क्या होगा? विस्फोट होगा। इस प्रकार से लावा निकलेगा। लावा निकल रहा है तो क्या क्या इसके द्वारा बनेगा उसी का हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले शंकु का निर्माण होता है। जी हाँ, किसका निर्माण होता है? शंकु का। जैसा कि हम लोग देखते हैं, ये ज्वालामुखी का विस्फोट होना शुरू हुआ तो ये इस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई? शंकु कहते हैं। ये शंकु किससे बनता है? ज्वालामुखी से बनता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? ज्वालामुखी शंकु कहेंगे। ये जो ज्वालामुखी शंकु होगा विभिन्न प्रकार का होगा। अम्ल होगा तो अम्लीय लावा शंकु, पैठिक होगा तो पैठिक लावा शंकु, मिश्रित होगा जिसमें राख, मिश्रित होगा तो मिश्रित शंकु, राख शंकु, पराश्रित शंकु और गुंबदाकार शंकु, इस प्रकार का शंकु निर्माण होता है। तो ये हम लोग जानते हैं जो अम्लीय शंकु होता है इसमें क्या होता है? इसमें लावा गाढ़ा होता है और अधिक सिलिका की मात्रा होने के कारण ये अम्लीय हो जाता है। जी हाँ। दूसरी बात, जो पैठिक लावा शंकु होता है इसमें अधिक बेसाल्ट होता है और कम सिलिका होती है, तो यह पैठिक लावा शंकु होता है। मिश्रित शंकु की बात किया जाए तो इसमें राख होगा, पंख होगा, पंख होगा, ठोस शिलाखंड होगा और चूरे मिलकर के यह मिश्रित शंकु का निर्माण करते हैं। राख शंकु की बात किया जाए तो लावा न निकलकर केवल राख, धूल व ठोस शिलाखंड निकले, उसे राख शंकु कहते हैं। पराश्रित शंकु किसे कहते हैं? जब मुख्य नली बंद हो जाती है तो जो नवीन शंकु बनते हैं उसको ही हम लोग कहते हैं पराश्रित शंकु। गुंबदाकार शंकु का मतलब गुंबदाकार, जो गुंबद आकार का बन जाए से गुंबदाकार शंकु कहते हैं। आइए अगली स्थलाकृति की बात करें तो उसे हम लोग कहते हैं वीवर। वीवर को कहते हैं क्रेटर। क्रेटर कैसा होता है भाई? कीप के आकार का होता है। कैसा होता है? कीप के आकार का होता है। कीप के आकार वाला गड्ढा जो होता है वही क्रेटर कहलाता है, वही वीवर कहलाता है। जो वृत्ताकार होता है, गोली आकार का होता है या घोंसला आकार का होता है। जी हाँ, कैसा होता है? आइए हम इसका एक फिगर दिखाते हैं आपको। है, यही है क्रेटर झील। जी हाँ, क्रेटर झील कैसे बनता है भाई? ध्यान दीजिएगा। देख रहे हैं ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। जी हाँ, ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। अब ये इस तरीके से जो भी पदार्थ रहे बाहर चले गए। अब यह धीरे धीरे क्या हुआ? ज्वालामुखी के जो भी पदार्थ रहे, अवशेष रहे, वो आकर के यहाँ जम गए, इकट्ठे हो गए और यहाँ से कुछ समय तक जलवाष्प निकलता रहा, गैसें निकलती रहीं और अंततः यह खाली स्थान हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? खाली स्थान हो जाता है। तो जब खाली स्थान होता है तो यह कीप के आकार का हो जाता है। किसके आकार का हो जाता है भाई? कीप के आकार का हो जाता है। और बाद में जब यह विस्फोट न हो और इसमें जो अवशेष भाग है इस नली को बंद कर देते हैं, जब यह नली बंद हो जाती है तो इसमें जल भर जाता है। जी हाँ, क्या भर जाता है भाई? जल भर जाता है। तो इसे क्रेटर झील कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं? क्रेटर झील।
तो अब अगला देखते हैं, से कहते हैं कड़ाहा। जी हाँ, क्या कहते हैं इसको? कड़ाहा। जब वही क्रेटर झील में पानी भर जाए, ठीक है ना, तो इसमें जल भर जाता है, इस बड़ा आकार, वीवर के बड़े आकार को कड़ाहा या क्रेटर कहा, कॉल्डेरा कहा जाता है। जी हाँ, इसमें पानी भर जाता है, बाद में से झील भी कहते हैं। आइए अगला हम लोग देखते हैं, ज्वालामुखी ग्रीवा। जी हाँ, इसे प्लग भी कहते हैं। इसका क्या अर्थ होता है कि भीतरी गर्दन, भीतरी जो इसका भाग होता है वह गर्दन जैसा ज्वालामुखी की नली होती है, या प्लग डार्ट की भांति खंभे जैसा कठोर होता है, उसे क्या कहते हैं भाई? ज्वालामुखी ग्रीवा कहते हैं। लावा पठार की बात किया जाए तो जब यह ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है तो ये इस प्रकार से लंबा पठार का भाग बन जाता है। क्या बन जाता है भाई? पठार बन जाता है। इस पर कृषि कार्य किया जाए तो वह मैदान का निर्माण कर देता है। जी हाँ, आइए हम लोग आंतरिक स्थलाकृतियों की बात करते हैं। तो आंतरिक जो स्थलाकृतियाँ होती हैं उसमें सबसे पहले बैथोलिथ होता है। बैथोलिथ क्या है भाई? जर्मन भाषा के बैथोस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है डीप, गहराई। अर्थात यह धरातल के अंदर, जी हाँ, कहाँ? धरातल के अंदर, धरातल के अंदर, ध्यान दीजिएगा, धरातल के अंदर भीतरी भाग में क्या करता है? गुम्बदाकार का बन जाता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं भाई? बैथोलिथ कहते हैं। आइए अगला देखते हैं हम लोग, लोकोलिथ। लोकोलिथ को क्षत्रक शिला कहते हैं, जो जर्मन भाषा के लोकोस से लिया गया है। इसका अर्थ लिथास मतलब चट्टान होता है। इसका जो आकृति होती है छतरी नुमा होती है, गुंबद की भांति फूल जाती है। छतरी नुमा होती है, गुंबद की भांति फूल जाती है। फैकोलिथ की बात किया जाए, फैकोलिथ मोड़दार पर्वतों की अपनति अभिनति। जी हाँ, जो मोड़दार पर्वत होते हैं, अपनति और अभिनति, ठीक है ना, क्या? अपनति और अभिनति से बना होता है। जी हाँ, किससे बना होता है भाई? अपनत और अभिनत के में लावा भर जाने से लैस की भांति होती है। जी हाँ, किसकी भांति होती है? लैस की भांति। अपनत और अपनत को मोड़दार पर्वतों में पैकोलिथ होता है। लोकोलिथ की बात किया जाए, जर्मन शब्द लोपोस से बना है, जिसका अर्थ है एक छिछली बेसन। जी हाँ, क्या नाम है उसका? छिछली बेसन। इसकी आकृति कैसी होती है? तस्तरी नुमा होती है या छिछले बेसिन की तरह होती है। अगला है सील, जिसे कहते हैं हम लोग पत्रक शिला। ये जो शब्द बना हो आग्ल भाषा के शो शब्द से बना, SISYO, शो से बना है, जिसका अर्थ है उभरा हुआ या समतल भाग, उभरा हुआ समतल भाग। आकृति कैसी होती है भाई? सीधा होती है या क्षैतिज होती है। डाइक की बात किया जाए तो इसकी आकृति कैसी होती है? गोलाकार या लंबवत। आइए इसके एक फिगर को हम लोग देखते हैं। जी हाँ, देखिए, ये है लोकोलिथ। लोकोलिथ देख रहे हैं, लोकोलिथ, बैथोलिथ, डाइक, लोपोलिथ, सिल, ये सब जो हैं ये स्थलाकृतियाँ हैं। जी हाँ, जी हाँ, ये क्या है? कड़ाहा है, जिसे हम लोग कालडोरा कहते हैं। इसमें घोंसले आकार का सब बना है, जल भर जाता है, यही है कड़ाहा। अब आइए हम लोग ध्यान देते हैं, जब ज्वालामुखी की स्थलाकृतियाँ हो जाती हैं, मतलब बाह्य और आंतरिक, बाह्य और आंतरिक, इन दोनों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिए, और इसके बारे में हम लोगों ने चित्र भी देख लिया, कैसे कैसे चित्र होते हैं। आगे की कुछ स्थलाकृतियाँ होती हैं, इसको हम लोग देखते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं गौड़ आकृति या गौड़ रूप, जिसमें होता है सबसे पहले उष्ण फव्वारे। उष्ण फव्वारे क्या होता है? आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसका अंग्रेजी में गेसर कहते हैं। ये आइसलैंड की भाषा, जी हाँ, किसकी भाषा? आइसलैंड की भाषा गेसर शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है फव्वारा। क्या अर्थ होता है भाई? फव्वारा। गार्ज क्या है? ये गर्म धरातल से ये गर्म गैसों के स्रोत जल निकलते हैं, फव्वारे निकलते हैं, इन्हीं को कहते हैं। गर्म गैसों का स्रोत होता है। यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वह 130 से 135 सेंटीग्रेड के ऊपर होता है, और इसकी जो ऊंचाई होती है यह 50 से 60 मीटर तक होती है। जी हाँ, कितना होती है? 50 से 60 मीटर तक की होती है। और इसमें ये कहाँ पाया जाता है? USA के येलोस्टोन पार्क में पाया जाता है। इसे गाइजर
जाइट स्टेट कहते हैं। कैसल और ओल्ड फेसर, ये सब जो हैं ये शिलाकृतियाँ वहाँ पाई जाती हैं। यूएसए में जैसे गाइजर का है, कौन कौन सा गाइजर है भाई? जाइट है, जाइटेस है, कैसल है, ओल्ड फेथफुल है, मिनट्स मिनट्स मैन है। जिसमें से ओल्ड जो फेथफुल है इसके बारे में कुछ फेमस चीज़ें हैं। यह 65 मिनट बाद, जी हाँ 65 मिनट बाद उद्गार होता है और प्रत्येक 5 मिनट तक रहता है, 5 मिनट तक रहता है था। इसकी जो जल की ऊंचाई होती है वह 45 से 50 मीटर तक ऊपर उठ जाता है, जिसे अंत की घड़ी, जिसे अनंत की घड़ी, इसे क्या कहते हैं भाई? अनंत की घड़ी भी कहते हैं। आइए हम सभी लोग इसको देखते हैं गाइजर होता कैसा है। होंगे इस फिगर में जो ऊपर ये फव्वारा निकल रहा है यही है गाइजर। ये देख रहे हैं तब तक गैस सेल सबको गर्म करके देख रहे हैं, इसे से निकलते हुए ये ऐसे मार्ग बनाते हुए यहाँ से निकलता है। इसका जो टेम्परेचर होता है अभी हम लोगों ने देखा है 130 से 135 सेंटीग्रेड पर होता है और इसकी जो ऊंचाई होती है 50 से 60 मीटर तक हो जाता है। यही है गाइजर। जी हाँ, इसको क्या कहते हैं हम लोग? फव्वारा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? फव्वारा कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं भाई? फव्वारा कहते हैं। फव्वारा कई प्रकार के होते हैं। कुंड गाइजर, सकरे गाइजर, सविराम गाइजर, अविराम गाइजर। जी हाँ, आइए अगले स्थलाकृति के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। धुआरे। जी हाँ, क्या भाई? धुआरे। धुआरे क्या होता है? आइए हम उसके बारे में जानते हैं। धुआरे क्या भाई? हम लोग कहते हैं धूम्र छिद्र, लैटिन भाषा शब्द है जिसका अर्थ होता है छिद्र। इसमें गैस और वाष्प निकलता है। धुआरे का सबसे बड़ा छिद्र अलास्का की 10 सहस्त्र धूम्र छिद्रों की घाटी में ज़्यादा से ज़्यादा निकलता है। अर्थात फव्वारा और धुआरे ये इसके गौड़ आकृतियाँ हैं। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं ज्वालामुखी का विश्व वितरण। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी का वितरण है वह परिप्रशांत महासागर क्षेत्र में है। जी हाँ, कहाँ है भाई? परिप्रशांत महासागर में। दूसरा कहाँ है? मध्य महाद्वीपी में। तीसरा है अटलांटिक में। चौथा है बिखरे ज्वालामुखी। तो आइए इस सबको हम लोग एक फिगर के द्वारा देखते हैं ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। लोगों ने भी देखा है कि इसका जो विश्व वितरण है परिप्रशांत महासागर में है। जी हाँ, कहाँ भाई? परिप्रशांत महासागर। कहाँ है भाई? परिप्रशांत महासागर। आइए हम लोग इसको जूम करके देखते हैं। जी हाँ, देखिए यही है परिप्रशांत, ये जो क्षेत्र है, ठीक है, यही है परिप्रशांत। फिर दूसरा जो इधर देखिए, यहाँ अलास्का जो बेरिंग सागर है, जापान से लेते हुए फिलीपींस, ताइवान, चीन, दक्षिणी चीन सागर, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस से जितने भी क्षेत्र हैं यह इतना ज़्यादा ज्वालामुखी विस्फोट होता है जिसे हम लोग फायर ऑफ रिंग कहते हैं। रिंग ऑफ फायर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? रिंग ऑफ फायर कहते हैं, जिससे कहते हैं अग्निवलन या अग्निवृत्त इत्यादि के नाम से यह जाना जाता है। जी हाँ, यही क्षेत्र है जिसमें सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी का उद्गार होता है। मैप पर देख लिया है, तो आइए हम लोग जानते हैं इसे क्या कहते हैं। प्रशांत महासागर के चारों, जिसे फायर रिंग ऑफ पैसिफिक ओशन कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं भाई? पैसिफिक ओशन कहते हैं। और इसकी खास बात है इक्वेडोर में जो क्षेत्र है इक्वेडोर, इसमें 22 ज्वालामुखी पर्वत समूह हैं, जिसमें से 15 ज्वालामुखी जो हैं 1500 फीट से अधिक ऊंचे हैं। खास बात यह है कि 22 जो ज्वालामुखी हैं जिसमें से 15 हैं वह 1500 मीटर से ऊंचे ज्वालामुखी हैं। जो कोटापैक्सी में एक ज्वालामुखी है जो इक्वेडोर है, कोटापैक्सी ज्वालामुखी का नाम है, जो इक्वेडोर में पड़ता है, वह 5897 वर्ग इतने मीटर ऊंचा है, जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। जी हाँ, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। आइए अगला हम लोग देखते हैं। अगला है
मध्य महाद्वीपीय पेटी। जी हाँ, कहाँ भाई? स्पेन, इटली, सिसिली, टर्की, काकेकस पर्वत, अल्मीरिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, म्यांमार इस क्षेत्र में पाया जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? मध्य महाद्वीपीय पेटी कहा जाता है। मध्य महाद्वीपीय पेटी की बात किया जाए तो थोड़ा सा ये इसके बारे में हम लोग मैप देखते हैं। आइए भाई हम लोग मध्य महाद्वीपीय पेटी की बात करते हैं। तो ये क्षेत्र है मध्य महाद्वीपीय पेटी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है। देख रहे हैं ये जो क्षेत्र है मध्य महाद्वीपीय पेटी क्षेत्र कहलाता है, जो मध्य और महाद्वीप के मध्य में हो। ठीक है, जो मध्य मतलब महाद्वीप के बीच में होता है उसे मध्य महाद्वीपीय पेटी कहते हैं। जैसे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, टर्की, तुर्की, ये सब जो स्पेन, पुर्तगाल जितने भी ये कंट्री हैं ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम सभी लोग देखते हैं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जो है ऐसा आकार का होता है। इसके पश्चिमी द्वीप समूह, यहाँ पर पश्चिमी द्वीप समूह जिसमें हैती, जमैका, बहामास, क्यूबा, विभिन्न मतलब कैरिबियाई सागर के कंट्री जितने भी हैं, वेस्ट इंडीज के कंट्री जितने भी हैं उनको हम लोग कहते हैं पूर्वी द्वीप समूह। दूसरा है पूर्वी अटलांटिक महासागर के द्वीप। इसमें जो ज्वालामुखी का मुख्य कारण होता है वह प्लेटों के दरारण या प्लेटों को खसकने से ये विस्फोट होते हैं। अगला है बिखरे हुए, जिसमें हिंद महासागर में जावा, सुमात्रा, बाली द्वीप पर आता है। अफ्रीका के पूर्व मेडागास्कर, कोकोरी, मॉरिशस, रिम्यूसी द्वीप पर आता है। और अंटार्कटिका महाद्वीप पर रास सागर में अरेबस, जी हाँ कौन सा? अरेबस और टेरर ज्वालामुखी आता है। तो हम लोगों ने इसको बारीकी से देखा, समझा, और यह BA, MA, TGT, PGT, LT, GIC, नेट की परीक्षाओं में यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से स्थलाकृतियों के बारे में सर्वाधिक पूछा जाता है। BA, MA की परीक्षाओं के लिए यह वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपको देख करके यह नोट्स जो बनाया गया है इस नोट्स का PDF आपको मिल जाएगा। जिनको चाहिए टारगेट एग्जाम बाय अमरेश टेलीग्राम पर जुड़ जाएं, उनको यह नोट्स मिल जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।